Good evening, everyone. Anveen, Aisha. Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ जी, ओके। यार आप लोगों का मुझे सिलेबस मिला है कुछ, किसी का शायद अनवी का पॉसिबली सर एग्जाम का। मैंने सेंड करा था। आपने सेंड किया था? कौन कौन से टॉपिक है आपके? मैंने तो बता दिया प्रोडक्शन था। कॉस्ट रेवेन्यू, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये किसका सिलेबस है? प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, नाइशा। नाइशा। ओके। सर और एक मेरा एग्जाम 24 दिसंबर को है। ठीक है, अभी तो टाइम है हमारे पास। उसमें हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, यस है सर। ना। और रेवेन्यू आज स्टार्ट करनी है। हमने लास्ट क्लास में सप्लाई कंप्लीट कर लिया था क्या? कोई याद सॉरी दिलाएगा मुझे? सर, सर लास्ट लाइन क्या बोली आपने? लास्ट क्लास में हमने सप्लाई कंप्लीट किया था। नो, एक सेकंड सर। चेक करके बताओ। स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर आ रहा है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। ऑल राइट। अनवी आपका सिर्फ हमें एक और चैप्टर कवर करना है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यस सर, प्राइस डिटरमिनेशन है ना, आई प्राइस गेस। डिटरमिनेशन। सर कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वेट सर। सप्लाई तो हमारा चलिए, आपके दो ही टॉपिक आ रहे हैं, सिर्फ सप्लाई आ रहा है, प्राइस डिटरमिनेशन आ रहा है बस। यस सर। और अच्छा, इसमें कुछ इसमें था कि हाँ डबल नहीं आएंगे, सिंगल ही ठीक आएंगे है, कोई करके मसला नहीं, मैं कुछ। समझ गया, वो तो मैं समझ गया क्या और सर कॉन्टेक्स्ट में बात। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाज द लास्ट थिंग वी डिड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाज द लास्ट थिंग वी डिड। हाँ, ओके। उसमें फिर सम करना शुरू ही किया था। हमने कितने क्वेश्चन किए हैं उसमें? दो। अच्छा ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसमें डिग्रीज पढ़ लेते हैं फटाफट से। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी तो आपका एग्जाम है 6th को, है ना? यस सर, 6th को। 6th को है तो आपको मुझे आपकी लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि ओके सर। अदरवाइज प्राइस डिटर्मिनेशन हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं देखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एक आध दिन में, इन्फॉर्म सर करवा दूंगा। क्या प्लीज फ्राइडे को या सैटरडे को रात में कभी ले सकते हो? फ्राइडे या सैटरडे? फ्राइडे फ्राइडे ऑफ रहता है, हाँ ठीक है। ठीक है, ले लूँगा, फ्राइडे कर लेते हैं। फ्राइडे 9 to 10 होती है मैथ्स, बाकी टाइम फ्री। तो 10 के बाद कर सकते हैं। हाँ डन सर। ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं अरेंज कर लेता हूँ शेड्यूल। चलें, ओके। तो हम लोग फटाफट से सप्लाई में जो भी बचा कुचा है वो ख़त्म करते हैं। एक सेकंड। ओके। सप्लाई में हमें थियोरी ऑफ सप्लाई वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था, इलास्टिसिटी चल रहा था हमारा, तो इलास्टिसिटी फटाफट से कवर करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस करवाए हम, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद जो भी इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो ख़त्म करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी तो कवर कर लिया था। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, यहाँ बताया था कि अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में चेंज आता है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने का आपको फिर मैंने फॉर्मूला बताया था कि हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी एंड पी बाई क्यू, ये भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद हमने ये क्वेश्चंस किए थे, तो मेरा ख्याल है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर दो क्वेश्चन हमने कर लिए तो ये वाला नहीं किया होगा शायद, तो ये करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 3 व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8 इट्स क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स बाय 400 यूनिट्स, कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड एट द रिड्यूस्ड प्राइस। ये किया है क्या हमने सवाल? नहीं नो किया होगा शायद। सर। चलो ये करते हैं। ये करो, आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कर पाऊंगा।
सर आपके पास इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ है? हाँ शेयर तो करी थी मैंने, किसी ने मांगी थी शायद, सप्लाई के नोट्स मांगे थे तो मैंने पावर पॉइंट शेयर कर दिया था। हाँ पीपीटी थी मेरे पास। पीपीटी है हाँ, आपको भी चाहिए? यस सर। निष्कर्ष को मैंने फॉरवर्ड करिए, आप उससे अगर उसका नंबर है तो आप उनको कांटेक्ट करके मांग सकते हो, या मैं बोल दूंगा आपको फॉरवर्ड कर देंगे वो। ओके सर, बोल देना। ठीक है। देखिए ये सिचुएशन है क्वेश्चन में कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है 3, आपको प्राइस गिवन है पहले वाला कि पहले कीमत 10 रुपए थी फिर 8 रुपए हो गई। और देखो पहले वाली जो कीमत होती है ना उसको हम कहते हैं पी, या तो P1 कह लो या सिर्फ P कह लो, एक ही बात है। ये है P1 पहले वाली कीमत, और बाद वाली जो कीमत होती है न्यू वाली प्राइस को हम कहते हैं P2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब कीमत 10 रुपए से घट के 8 रुपए हो गई ना, तो क्वांटिटी में चेंज आया है 400 यूनिट्स का। क्वांटिटी हमारी कितनी चेंज हुई है? 400 यूनिट्स का चेंज है क्वांटिटी में। क्वांटिटी नहीं दे रखी है, पहले वाली क्वांटिटी बाद वाली क्वांटिटी कुछ नहीं दिया है, ये बता रखा है कि क्वांटिटी में चेंज हुआ है। तो क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं डेल्टा क्यू, दैट इज डेल्टा क्यू इज गिवन। आपको Q1 या Q2 कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आपसे कि जब कीमत कम हो जाएगी तो इस कीमत पे कितनी क्वांटिटी की डिमांड होगी आपको ये बताना है। सॉरी इतने इस जब कीमत कम हो जाएगी 8 रुपए हो जाएगी तो इस कीमत पे सप्लाई कितनी करेगा सेलर, ये बताना है। ठीक है, चलें तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सर मेरा आंसर 267 आया था। 267 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाए आप, फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर बात करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, एक मिनट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेल्टा वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, इसके हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू तो हमें गिवन ही है 3। डेल्टा क्यू भी हमें, अच्छा डेल्टा क्यू भी हमें गिवन है, क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 400 यूनिट्स। प्राइस में कितना चेंज है ये भी गिवन है, 2 रुपीज का। प्राइस पहले वाला कितना था ये भी गिवन है, 10 रुपए। पहले वाली क्वांटिटी नहीं पता आपको, पहले वाली क्वांटिटी यानी कि Q1 नहीं पता है आपको, तो Q1 अगर नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, Q और Q1। अब इसको सॉल्व करके हम Q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 10 को, तो वी विल गेट 4000, और नीचे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इधर आ गया 6Q1 इक्वल्स टू 4000। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करते हैं 4000 को, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? सर 2003 आ रहा है, उसके बाद तो काटना पड़ेगा आगे। एक सेकंड, सर 666 6000 डिवाइडेड बाय 6। 666.67 और 4000 डिवाइडेड बाय ओके सॉरी, 4000 डिवाइडेड बाय 6, सो 666.67 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा 667 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज दी क्वांटिटी और दिस इज द इनिशियल क्वांटिटी, ये पहले वाली क्वांटिटी है। ठीक है, ये हो गया आपका Q1। अभी हमें ये पता लगाना है कि न्यू वाली क्वांटिटी क्या होगी। तो न्यू क्वांटिटी के लिए क्या करोगे आप? न्यू क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे? न्यू क्वांटिटी का मतलब है Q1 फाइंड, Q2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, जो भी Q1 है उसमें हम जो भी डेल्टा Q हुआ है उसको ऐड कर देंगे, सॉरी रिड्यूस करेंगे ना, प्राइस क्योंकि कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हुई होगी, तो हम Q1 को रिड्यूस करेंगे। तो Q1 हमने कैलकुलेट किया है 667 यूनिट्स, इसके अंदर से हम माइनस करेंगे 400 यूनिट्स, तो आई थिंक नाइशा का आंसर सही था, ये हो जाएगा 266 और 67 राउंड ऑफ करके यूनिट्स अप्रॉक्स।
बताइए, ये क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? सर क्लियर है। ओके, चले फिर, अगर डाउट नहीं है तो एक और सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. At a price of rupees 100 per unit, a seller sells 200 units of the commodity, and at a price of rupees 50 per unit, he sells 100 units of the commodity. Calculate elasticity of supply. ये तो सबसे सिंपल है, ये तो हो जाएगा, आराम से कैलकुलेट कर लो। सर आंसर 1 आ रहा है। आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी किसी और यस का आ रहा सर, है? 1 है आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। स्पर्श आपका भी आ गया, चेतना आपका भी आ गया। यस सर। Okay, so next topic is degrees of elasticity. देखिए जितनी देखो, प्राइस में चेंज होने से सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, ये हमें क्लियर है। और प्राइस में चेंज होने से अगर सप्लाई पे फर्क पड़ता है, इसका मतलब सप्लाई जो है प्राइस को लेके सेंसिटिव है। सप्लाई इज प्राइस सेंसिटिव। इफ सप्लाई इज चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट मींस सप्लाई इज इलास्टिक, सप्लाई इज सेंसिटिव। और क्योंकि वो प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे सप्लाई इज प्राइस इलास्टिक और प्राइस सेंसिटिव। सो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा शायद आपको, कि प्राइस इलास्टिसिटी ना आपको ये बताती है कि एक सेलर प्राइस को लेके कितना सेंसिटिव है, कितना रिएक्टिव, कितना रिस्पॉन्सिव है। सेलर किसी कमोडिटी की कीमत को लेके कितना सेंसिटिव है। जैसे अगर आप दो सेलर्स को कंपेयर कर रहे हो ना, सेलर ए सेलर बी, और एक सेलर की इलास्टिसिटी की वैल्यू 3 आ रही है, एक की 1.5 आ रही है, तो जिसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू कम है वो प्राइस को लेके कम सेंसिटिव माना जाएगा, और जिसकी प्राइस की इलास्टिसिटी ज्यादा है वो ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। ज्यादा सेंसिटिव कम सेंसिटिव का मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अगर प्राइस में चेंज करोगे तो कौन सा वाला ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सा सेलर ज्यादा रिएक्ट करेगा, जिसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू हाई है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा सेंसिटिव होगा। यानी कि अगर प्राइस 10% बढ़ता है, दो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सेलर ए सेलर बी, तो अगर 10% रेट बढ़ेगा ना, तो सेलर बी ज्यादा रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका रिएक्टिविटी रेट, इलास्टिसिटी रेट 3 है, और सेलर ए कम रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका इलास्टिसिटी का रेट कम है 1.5। ठीक है, तो इलास्टिसिटी सॉरी प्राइस की वजह से सप्लाई पे जो फर्क पड़ता है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन हर सेलर पे इक्वल इफेक्ट थोड़ी पड़ता है। हर सेलर के ऊपर प्राइस का इफेक्ट अलग पड़ता है, किसी पे ज्यादा पड़ता है, किसी पे कम पड़ता है। लेकिन ये क्लियर है हमें कि प्राइस चेंज होगा, सप्लाई पे या सेलर पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। क्या कहते हैं कि अगर प्राइस चेंज करेंगे तो सेलर सेलर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, सेलर विल रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द commodity, or seller will react to the change in the price of the commodity. If seller react to the change in price of the commodity, that is called seller is reactive or seller is elastic to the price of the commodity. But the point is that every seller react differently with the change with respect to change in price of the commodity. Let's say if we are talking about this seller A, and there is seller B, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो सेलर बी और सेलर ए दोनों इक्वली रिस्पॉन्ड करेंगे। दोनों का रिएक्शन रेट अलग हो सकता है, दोनों का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। तो इलास्टिसिटी ना सेलर टू सेलर वेरी करती। तो हमने क्या किया ना, सारे सेलर्स के रिएक्शंस को, उसकी रिएक्टिविटी को हमने 5 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया कि कुछ सेलर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ सेलर्स कम रिएक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया कि सेलर अगर बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा तो उसको क्या कहेंगे, सेलर कम रिएक्ट करेगा तो क्या कहेंगे, और अगर सेलर प्राइस के मुकाबले प्राइस के बराबर ही रिएक्ट करेगा तो क्या कहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक मिनट।
ओके, सो जितनी भी जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना सेलर का, प्राइस की वजह से एक सेलर जितना रिस्पॉन्ड कर सकता है उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको हमने नाम दिया है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में कितनी डिग्रीज बता रहा हूँ? पहली फर्स्ट डिग्री है, पहली सिचुएशन हो सकती है कि प्राइस की वजह से जो सेलर है वो प्राइस के बराबर ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेट्स से प्राइस इज चेंजिंग बाय 10% एंड सप्लाई इज ऑल्सो चेंजिंग बाय, ये नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है अभी आपको। प्राइस इज चेंजिंग बाय 10% एंड सप्लाई इज ऑल्सो चेंजिंग बाय 10%। सो प्राइस और सप्लाई में दोनों में इक्वल चेंज है। प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 10%, supply is also increasing by 10%. Let's say if price decreases by 10%, supply also decreases by 10%. If this kind of reaction is coming from the seller, this kind of reaction is called that is basically mean that supplier is reactive to the price, supplier is sensitive to the price, but इसकी sensitivity को हमने क्या नाम दिया? इसकी sensitivity को हमने नाम दिया unitary elastic supply. This is called unitary elastic supply. Supply is said to be unitary elastic. कब यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगी? जब प्राइस में होने वाला चेंज सप्लाई में होने वाले चेंज के एकदम इक्वल हो। समझ आया? जब प्राइस में होने वाला चेंज सप्लाई में होने वाले चेंज के एकदम इक्वल हो, उसे हम यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। यूनिटरी इलास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इस तरह की सिचुएशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 मिलेगी। अब देखो कैलकुलेट करके, लेट्स से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हम फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला होता है परसेंटेज change in quantity divided by percentage change in price of commodity। तो जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, अब देखो प्राइस में कितना चेंज है 10%, सप्लाई में कितना चेंज है 10%, सो चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस 10%, 10%, आंसर विल बी 1। this is why it is called unitary elastic, because we are getting 1 as the value of elasticity, therefore it is called unitary elastic। unitary basically means 1। now सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है? सिचुएशन 2 ये हो सकती है कि सर जितना प्राइस में चेंज आएगा ना, सप्लाई रिएक्ट तो करेगी, सप्लाई में भी चेंज आएगा, लेकिन सप्लाई में उसके मुकाबले ज्यादा चेंज आ जाए। लेट्स से अगर प्राइस सिर्फ 10% चेंज हो रहा है और प्राइस जो है वो मान लीजिए 20% चेंज हो रही है, इसका मतलब सिर्फ 10% इंक्रीज अगर होता है प्राइस में और सप्लाई या तो 20% बढ़ जाए, या फिर अगर प्राइस 10% घटता है और सप्लाई 20% घट जाए, इसका मतलब प्राइस के मुकाबले ज्यादा चेंज है सप्लाई में। इस तरह की सिचुएशन को भी नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है ना प्राइस की वजह से, प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई में ज्यादा चेंज है उसके मुकाबले, इसीलिए इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसको हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में आप इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको 1 से ज्यादा मिलेगा आंसर। देख लो कैलकुलेट करके, अगेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 20% चेंज इन क्वांटिटी, 10% change is the price in the price, so we will get 2 and 2 is definitely greater than 1, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। समझ आया? अच्छा, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली मान लो, इन दोनों सिचुएशन को, पहले इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्रामेटिकली, कि डायग्राम पे अगर इंडिकेट करना है तो कैसे करेंगे। तो डायग्राम पे इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे आप ये वाई एक्सिस, एक ले लोगे आप एक्स एक्सिस, ठीक है, और मान लीजिए ये इस तरफ हमने इंडिकेट कर दिया प्राइस ऑफ कमोडिटी, और इधर हम इंडिकेट कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है जी। और लेट्स से ये पहले वाली कीमत थी, है ना, लेट्स से ये पहले वाली कीमत थी P1, और इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी की सप्लाई थी। सेल ब्लर आ रही है, क्या आ रही है? ब्लर। ब्लर है, सबके लिए ब्लर है ये, सबको ब्लर लग रहा है। यस। अच्छा ओके,
ओके, बेटर, पहले Yes, से sir. कुछ बेहतर। यस सर। ओके, सो पहले वाली कीमत है ये P1 और उस पे सेलर जो है वो इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा था, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम प्राइस बढ़ा दें, लेट्स से प्राइस में इतना इंक्रीज हो गया, प्राइस P से बढ़ के P2 पे चला गया, ठीक है। आप मेरे को बताओ, क्योंकि हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई की। इसका मतलब जहां जितना भी चेंज आता है ना प्राइस में, उसके मुकाबले सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे डायग्राम पे। तो लेट्स से प्राइस P1 से बढ़ के P2 पे चला गया, तो सप्लाई जाहिर है इसके मुकाबले ज्यादा चेंज हो गई। तो लेट्स से इसको इस तरीके से इंडिकेट कर देता हूँ मैं, सप्लाई भी Q1 से बढ़ के Q2 पे चली गई। समझ रहे हैं बात? तो दिस इज Q2। पहले सप्लाई यहाँ थी, A पॉइंट पे थी सप्लाई, अभी सप्लाई कहाँ है? B पॉइंट पे सप्लाई। तो आप जब सप्लाई कर्व ड्रॉ करोगे ना, सप्लाई कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें? सर बहुत सिंपल है, A और B पॉइंट को कनेक्ट कर दो ना आप। इस तरीके से हम कनेक्ट करते हुए अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बना देंगे। ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। अभी देखो सप्लाई कर्व को अगर आप फर्दर एक्सटेंड करोगे ना, सीधा कहाँ जाके मिलेगा? ये y एक्सिस पे जाके मिलेगा। दिस इंडिकेट के ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। समझ रहे हैं? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई की पहचान है कि अगर आप ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई की कर्व को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, इट विल फॉल ऑन द y एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस ऑफ द y एक्सिस, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ द y एक्सिस। बताइए ये क्लियर है सबको? यहाँ पे देखो प्राइस में कितना चेंज है, प्राइस में सिर्फ इतना चेंज हुआ है, दिस इज द चेंज इन प्राइस। लेकिन क्या आपको क्वांटिटी में चेंज नजर आ रहा है? क्वांटिटी में कितना चेंज है? क्या प्राइस के मुकाबले ज्यादा है या कम है? बताइए। ज्यादा है। ज्यादा चेंज है, प्राइस के मुकाबले ज्यादा चेंज है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। मतलब प्राइस में जितना चेंज है, सप्लाई में उसके मुकाबले ज्यादा चेंज आ रहा है, देयरफॉर इट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। दिस इज द चेंज इन प्राइस, दिस इज द चेंज इन द क्वांटिटी। बताइए एवरीवन, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट किसी को कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा। सर क्लियर है। बाकी लोग? यस सर क्लियर है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं जरा। अब अच्छा, ऊपर वाली जो सिचुएशन थी ना, इसका इसका डायग्राम हमने बनाया नहीं, इसका भी बना लेते हैं। यूनिटरी इलास्टिक की सिचुएशन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये भी मैं समझा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। सो लेट्स से यूनिटरी इलास्टिक के लिए आप सर अगेन y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करोगे ना, दिस इज x एंड दिस इज y। प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ये मान लेते हैं पहले वाली कीमत, पहले वाली कीमत, और इस कीमत पे इतनी क्वांटिटी की सप्लाई, Q1 supply at P1 price, right? Now price is changing. Now let's say price is changing this much. It is rising from P1 to P2, and due to this much increase in the price, supply is also equally increasing. There is equal increase in the supply as well. क्योंकि मैं obviously स्केल तो यूज नहीं कर रहा, तो मैं मान लेता हूँ ये इक्वल ही इंडिकेट कर रहा है। सो Q2, अब देखो यहाँ पे प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये पहले सप्लाई कर्व का पॉइंट था, सप्लाई का पॉइंट था, पॉइंट ए पे हम सप्लाई कर रहे थे, अभी हमारी सप्लाई बढ़ के चली गई है पॉइंट बी पे। तो अब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो इसका डायग्राम इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। समझ आया? दिस इज सप्लाई कर्व। तो ये इस सप्लाई कर्व की खासियत है कि इसको जब आप फर्दर एक्सटेंड करेंगे, देखिए मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो मैं बहुत प्रॉपरली नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब इस वाले को आप फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो एकदम ओरिजिन पे जाके मिलेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है मेरा ये, लेकिन ये ओरिजिन पे जाके मिलता है। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक वाला जो है सप्लाई का, वो y एक्सिस के पॉजिटिव इंटरसेप्ट पे फॉल करता है, और जो जो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का होता है वो ओरिजिन पे जाके फॉल करता है। बताइए ये क्लियर है सबको? ये जो पॉइंट मैंने समझाया ये आपको क्लियर है? यस सर। यस अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, तो प्राइस में
जितना चेंज हो रहा है ना सप्लाई में भी उतना ही चेंज है। लेट्स से प्राइस में ये चेंज है, प्राइस में दिस मच इज द चेंज इन द प्राइस, ये सारा एरिया जो है प्राइस में होने वाले चेंज को इंडिकेट कर रहा है। और आप देखो सप्लाई में कितना चेंज है, सप्लाई में भी क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज आ रहा है, दिस इज द चेंज इन द क्वांटिटी। तो दोनों जगह चेंज बराबर है ना, दोनों जगह चेंज बराबर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और इसमें आंसर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, चल अब आगे चल रहे हैं, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। अब फटाफट से बात कर लेते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के केस में क्या होगा सर। तो सिचुएशन नंबर 3, तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, प्राइस में चेंज कर रहे हैं आप और उसकी वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो देखिए लेट्स से प्राइस में आप चेंज कर रहे हैं 10%, चाहे आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वांटिटी इसके मुकाबले कम चेंज हो रही है। लेट्स से क्वांटिटी इज चेंजिंग ओनली बाय 5%। So when 10% when there is 10% increase in the price of the commodity, supply only increases by 5%. Or let's say when price declines by 10%, supply only decreases by 5%. So जितना भी चेंज प्राइस में है उसके मुकाबले सप्लाई में कम चेंज आता है अगर, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ये इसका नाम है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आमतौर पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालोगे तो आंसर 1 से कम ही आएगा। जैसे निकाल के देख लो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसमें क्वांटिटी में चेंज आ रहा है 5% सिर्फ, और प्राइस में चेंज आ रहा है हमारे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से 10%। सो वी विल गेट 0.5 एज द आंसर। अभी देखो 0.5 जाहिर है कम ही है ना, 1 से कम है, 1 से कम है ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। समझ आया? यस अब इसको भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इस वाली सिचुएशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे आप, अगेन वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, इधर ऑब्वियसली प्राइस, इस तरफ आप लेंगे क्वांटिटी, और पहले वाला जो प्राइस था P1, सो लेट्स से दिस इज पहले वाला प्राइस P1, और इस पे हम ऑलरेडी इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। देखो जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़े, हमेशा प्राइस घट भी सकता है, हम बार बार बढ़ने वाला एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन ये रिड्यूस भी हो सकता है, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। अब प्राइस जो है ना, प्राइस तो इतना बढ़ गया, प्राइस लेट्स से प्राइस बढ़ के चला गया P1 से P2 पे, लेकिन अच्छा प्राइस में जितना चेंज हुआ है सप्लाई में उतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो सप्लाई इज ऑल्सो changing, but it is changing by only this much. There is only this much change in the supply of the commodity. So it goes from Q1 to Q2. So earlier the supply was at point A. Now supply is at point B. Now when we will draw the diagram for the supply curve, you will notice that supply curve will be more steeper falling onto the x-axis. So इस तरीके से देखिए इस तरीके से आप सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से बनेगा कुछ, ठीक है। तो दिस विल बी दी सप्लाई कर्व, और इसमें भी अगेन आप एक चीज नोटिस करो कि अगर हम इस सप्लाई को फर्दर एक्सटेंड करेंगे ना तो ये कहाँ गिरेगा, ये कहाँ फॉल करेगा, इट विल फॉल ऑन दी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ दी एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब देखो प्राइस में देखिए चेंज कितना था, प्राइस में कितना चेंज था सर, प्राइस में तो आपने इतना चेंज किया है, दिस इज द चेंज इन द प्राइस, ये सारा एरिया प्राइस में होने वाले चेंज को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सप्लाई में इतना चेंज हमने नहीं किया, सप्लाई में चेंज कम है, इतना चेंज है सिर्फ। तो कहाँ आपको चेंज ज्यादा नजर आ रहा है, प्राइस में ज्यादा है, सप्लाई में कम है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और यहाँ पे आप इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो लेस देन 1 आती है, यही कारण है। बताइए ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चल आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट इज फोर्थ सिचुएशन,
फोर्थ सिचुएशन, 2 और सिचुएशन है ना, फोर्थ है, दिस इज सेकंड लास्ट। इसमें हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए प्राइस में आप अगेन प्राइस में हम चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन उससे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेट्स से प्राइस इज चेंजिंग बाय 10% अगेन, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सप्लाई इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, देयर इज नो चेंज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ऐसा भी होता है ना कि दफा कि हम रेट तो चेंज कर रहे हैं लेकिन सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है, मार्केट में रेट ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन सप्लाई नहीं चेंज हो रही। कोई भी कारण हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी का रेट तो बढ़ रहा है लेकिन हम चाह के भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो लेट्स से लिमिटेड आइटम है, मतलब लिमिटेड स्टॉक है आपके पास। आप अगर चाहते भी हैं प्रोडक्शन, आप चाहते भी अगर सप्लाई बढ़ाना, तो आप चाह के भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो रेयर आर्टिकल है। तो इस तरह की सिचुएशन में प्राइस चेंज होगी, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे कहते हैं सप्लाई बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। और इस तरह की सिचुएशन को नाम दिया जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इनइलास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि सर प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, जीरो इफेक्ट है। और इनइलास्टिक का मतलब ये होता है जीरो। कैलकुलेट करके देखो, आंसर भी जीरो आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, क्वांटिटी चेंजिंग बाय 0%, प्राइस इज चेंजिंग बाय हाउ मच, प्राइस इज चेंजिंग बाय 10%, so 10% divided by, sorry 0% divided by 10%, we will get 0. Any 0 divided by any number gives 0. so elasticity की वैल्यू ना इस तरह की सिचुएशन में 0 आती है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है इसका डायग्राम, इसका डायग्राम जब हम बनाएंगे ना, तो अगेन एक्सिस तो हमें सेम ही लेने पड़ेंगे, y और x एक्सिस। दिस इज दी y, दिस इज दी x एक्सिस। अब इसमें हम इस तरफ ले लेते हैं प्राइस एज यूजुअल इन टर्म्स ऑफ रुपी, एंड इधर तो हम क्वांटिटी रखेंगे, जाहिर है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अब इसमें क्या होता है कि प्राइस पहले वाला पहले हम इंडिकेट करते हैं, ये हो गई पहले वाली कीमत, ये हो गई पहले वाली क्वांटिटी। ठीक है जी, P1 Q1, यानी कि पहले सप्लाई थी आपकी ए पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या होता है कि प्राइस सेम है, सॉरी प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीज तो हो रही है, डिक्रीज भी हो सकती है, हम इंक्रीज वाली बात कर रहे हैं तो इंक्रीज की कर लेते हैं। प्राइस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम P1 टू P2, लेकिन सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब सप्लाई का वहीं रहेगा जहां पहले था, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो सप्लाई पहले यहाँ थी, अभी यहाँ पे है, बी पॉइंट पे है। तो जब आप ए और बी पॉइंट को इंटरकनेक्ट करोगे थ्रू अ लाइन, तो आप देखोगे सप्लाई कर्व जो है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सप्लाई कर्व बनेगा, इस तरीके से सप्लाई कर्व आपका फॉर्म होगा, इस तरीके से बनेगा। मेरा बहुत स्ट्रेट नहीं बन पाया लेकिन एकदम स्ट्रेट है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ दोबारा। ठीक है, इस तरीके से सप्लाई कर्व ये ड्रॉ होगी, एकदम परपेंडिकुलर रहेगी सप्लाई का, परपेंडिकुलर। एंड परपेंडिकुलर सप्लाई कर्व इंडिकेट के इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 है। समझ आया सबको ये? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर क्लियर है। नाइशा, अनवी, चेतना, Clear. क्लियर। क्लियर है, बढ़िया। एक और केस बच गया लास्ट, एंड दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ये क्या चीज होती है सर, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई? देखिए, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी, लेट्स से प्राइस में अगर 10%, नहीं, इस बार प्राइस में चेंज नहीं होगा ना। लेट्स से प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो जहां था वही है,
लेकिन सप्लाई चेंज हो रही है, सप्लाई इज चेंजिंग बाय 20%, 10%, कुछ भी हो सकता है, बट प्राइस इज नॉट चेंजिंग, ओनली सप्लाई इज चेंजिंग। इस तरह की सिचुएशन को हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। इस तरह की सिचुएशन में आप इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करके देखो, ES इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। So 20% change in quantity, no change in the price of the commodity. तो so 20% divided by 0% we will get infinity आता है इस तरह की सिचुएशन में आंसर। Any number divided by 0 will give you infinity। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम इसका कैसे बनेगा सर? So this is the price, this is the axis for the quantity, price and quantity बना लेते हैं जी फिर से प्राइस और क्वांटिटी। पहले प्राइस ये था P1 और क्वांटिटी आपकी थी Q1। अब क्या होता है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं होता, प्राइस जो पहले था वही रहता है, यानी कि P1 भी सेम है, P2 भी सेम है, प्राइस सेम है। लेकिन एट सेम प्राइस नाउ सेलर इज एबल टू सेल मोर क्वांटिटी। सो सप्लाई ना, सप्लाई बढ़ के Q1 से चली गई Q2 पे, ओनली सप्लाई इज राइजिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। तो अब जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो डायग्राम कैसा बनेगा, कोई बताएगा मुझे? बताइए, एनीवन? Sir, parallel to x-axis. Parallel to x-axis. Yes, This is how actually. supply curve will be formed. This is the supply curve. और पैरेलल सप्लाई कर्व आपको इंडिकेट करता है कि इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, देयरफॉर इट इज पैरेलल टू x-axis। समझ आया सबको? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, बढ़िया। तो जितना भी हमने अभी सीखा उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर इवेंचुअली अगर हम सारे सप्लाई कर्व को समराइज करें ना इलास्टिसिटी के आधार पे, इलास्टिसिटी के बेसिस पे, तो आप नोटिस करोगे कुछ इस तरीके से होता है कि अगर सप्लाई कर्व एकदम वर्टिकल है, एकदम वर्टिकल है, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 मानी जाती है। अगर सप्लाई कर्व जो है एकदम पैरेलल है, पैरेलल टू x-axis, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जितना भी अभी तक हमने किया उसके हिसाब से। यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अगर सप्लाई कर्व आपका पैरेलल हो जाता है, सॉरी लीनियर होता है, और लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग होता है फॉलिंग ऑन टू दी ऑरिजिन, इस तरीके से अगर बनेगा जो सप्लाई कर्व ऑरिजिन पे फॉल करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वो इलास्टिसिटी की वैल्यू उस पर कितनी होगी? इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर आप सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हो जो आपके एक्स एक्सिस पे फॉल करेगी, इस तरीके से अगर फॉल करेगी, इस तरीके से अगर बनेगी, कंपैरेटिवली फ्लैटर बनेगी, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और ये कहाँ फॉल कर रही है? वाई एक्सिस के पॉजिटिव इंटरसेप्ट पे फॉल करेगी। लेकिन अगर आप सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव इंटरसेप्ट पे फॉल करेगा, तो एक मिनट, इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। इस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो प्राइमरीली जितने हमने डायग्राम्स बनाए ना, उसको एक डायग्राम पर इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। समझ आया सबको? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये सब हमने कर लिया है। तो एक बार मैं आपको स्लाइड से डिग्रीज दिखा देता हूँ, कौन कौन से डिग्रीज हैं। तो 5 तरह की डिग्रीज मतलब कि कस्टमर के रिएक्शंस को हमने 5 हिस्सों में, सेलर के रिएक्शन को हमने 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। सेलर कैन बी मोर सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव। तो बेसिकली कितना तरह का रिएक्शन हो सकता है उसको हमने 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया। तो पहला क्या है? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, देन वी हैव ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, उसके बाद लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, फिर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, देन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो दीज आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कई दफा क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि भाई आप इलास्टिसिटी फाइंड आउट करो और कमेंट करो
इलास्टिसिटी पे, इलास्टिसिटी पे कमेंट करने का मतलब कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, ये बताना है आपको। जैसे अभी पीछे जो हमने सवाल किया था, इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे हम, यहाँ पे किसी ने मुझे बताया था कि इलास्टिसिटी की वैल्यू, नाइशा ने बताया मुझे कि इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है। तो अगर इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है उसकी, समझे बात। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन होगा इसमें, इसमें कमेंट करना था। हाँ जी, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाली लाइन पढ़िए, कैलकुलेट इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड कमेंट ऑन इट। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? सर आपकी वीडियो में आ रही है। मेरी वीडियो में आ रही है। अभी दिख रही है? Yes, yes, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन लिखी है, कैलकुलेट इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड कमेंट ऑन इट। तो इसमें आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो इलास्टिसिटी हमने कैलकुलेट करी थी की क्लास में, और जो भी इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट भी करना है इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी पे कमेंट करने का मतलब कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन मतलब यूनिटरी इलास्टिक है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है, वो बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। जैसे आंसर अगर 1.5 आ रहा है तो बोलो कि ग्रेटर देन यूनिटरी है। अगर 1 से कम आ रहा है, 0.75, 0.3, 0.5 कुछ भी आ रहा है, तो वो लेस देन यूनिटरी हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली 1 आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा। इन्फिनिटी आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। 0 आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। तो कमेंट करने का ये मतलब है। अब इसमें एक और चीज है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक को ना हम हाईली इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाईली या रिलेटिवली इलास्टिक भी कहते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक या हाईली इलास्टिक एक ही बात है। इसी तरीके से लेस देन यूनिटरी इलास्टिक को हम रिलेटिवली इनइलास्टिक भी कहते हैं। इनइलास्टिक भी कह सकते हो, रिलेटिवली इनइलास्टिक भी कह सकते हो। और फिर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक तो सिंपल है, वो उसका उसका कोई और नाम नहीं, इसी नाम से जाने जाते हैं ये। बस यही है इस चैप्टर के अंदर। सो डिग्रीज हमने कर लिए, डायग्राम भी हमने समझ लिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आप अब देखो, मैं अभी इस पे नोट वोट तो नहीं लिखवाने वाला हूँ कि यूनिटरी होता क्या है, मैंने समझा तो दिया ही है ना आपको, होपफुली ये क्लियर होगा। मैं इस स्लाइड में अपडेट कर दूंगा ये सारा कंटेंट, उसके बाद आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं लिखवा दूँ अभी तो मैं लिखवा भी दूंगा, करना ही क्या है इसमें, तो बहुत आसान है। मैं आपको ये समझा देता हूँ, एक दफ़ा रीड करके, एक सेकंड रुक जाओ। एक मिनट। जैसे अगर इसको डिफाइन करना होगा ना, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे when the percentage change in supply of a commodity is equal to the percentage change in price of commodity. When the percentage change in supply of a commodity is exactly equal to the change in the price of the commodity, then it is called unitary elastic supply. This is it. फिर आप उसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दो, फिर ये शेड्यूल बना, मतलब डायग्राम बना दो, कैलकुलेट करके दिखा दो, दिस इज इट। इसी तरीके से ग्रेटर देन यूनिटरी के केस में भी आपको ये एक्सप्लेन करना है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन supply is more than the percentage change in price of commodity, then it is called greater than unitary elastic supply. इस वाले में इसका अपोजिट कर देंगे, when the percentage change in supply is less than percentage change in price of the commodity, less than unitary elastic हो जाता। अच्छा ये तो unitary वाला था ना। when the percentage change in quantity is less than the percentage change in price, तो ये less than unitary हो जाएगा। इसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का क्या होता है कि जब प्राइस में चेंज हो लेकिन सप्लाई में कोई चेंज ना हो, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। समझ आ गया सबको यहाँ तक? कुछ आप चाहते हो मैं नोट लिखवाऊं या कर लोगे? तो कर लेंगे। कर लोगे, ओके बढ़िया है। तो काम करते हैं, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक रेवेन्यू वाला स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी अनवी के सिलेबस में तो है ही रेवेन्यू, ठीक है। और अनवी के सिलेबस, नाइशा के सिलेबस में था ना ये? नहीं सर, मेरे नहीं है इस बार, हाँ तो नहीं है। नाइशा के सिलेबस में है ये। Yes. तो हम ये स्टार्ट कर लेते हैं फिलहाल।
और अनवी को तो अलग से ही क्लास देनी पड़ेगी एक दो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, तो वो देखते हैं। हाँ जी, ये न्यू चैप्टर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्लाइड? यस सर। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू का क्या मतलब है। तो आप में से कोई मुझे समझा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेवेन्यू? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू बहुत ही छोटा चैप्टर है। ये आज पॉसिबली अगली क्लास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अभी भी हमारे पास कितना टाइम है, 10 मिनट है शायद। हाँ, तो थोड़ा बहुत अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे इसको। तो रेवेन्यू को बताइए, रेवेन्यू क्या चीज़ है? एनीवन, आपको क्या लगता है, व्हाट इज रेवेन्यू आपके हिसाब से? So procuring money from somewhere. प्रोक्योरिंग मनी फ्रॉम समवेयर, Hmm. तो इसको तो आप Is- बेसिकली फंड अरेंजमेंट या बोरोइंग नहीं कह सकते हम, अरेंजमेंट ऑफ income. फंड या बोरोइंग ऑफ फंड्स। So वहाँ पे exception हो जाएगा, no loan included and all. ओके, एनीवन एल्स? नाइशा? income. इनकम को रेवेन्यू कहते हैं, ओके। सर टोटल अमाउंट जो हमें पर्टिकुलर क्वांटिटी को सेल करने से मिलती है। क्या बात है, परफेक्ट। किसी क्वांटिटी को बेच के जो पैसा आता है ना, किसी कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी सेलर सेल कर रहा है, उसको बेच के जो पैसा आएगा उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। सो रेवेन्यू रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जांपल, जस्ट अ मिनट। सो हाँ जी, तो मान लीजिए ये है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, लेट्स सपोज ये सेलर है और सेलर जो है कोई कमोडिटी सेल कर रहा है, लेट्स से ये सेल कर रहा है प्रोडक्ट एक्स। अब प्रोडक्ट एक्स जो है ना, ये इसने पहले बनाया है। प्रोडक्ट एक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है, दैट इज लेट्स से 12 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 12 रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब उसको जाहिर है मार्केट में बेचेगा तो 12 रुपए पे तो नहीं सेल करेगा ना, उसको प्रॉफिट उस पर चार्ज करेगा, उसके बाद सेल करेगा। तो मार्केट में क्या करता है ये इसको लेट्स से 15 रुपीज पर यूनिट के सेल रेट पे सेल करता है। तो ये क्या हो गई इसकी, ये प्राइस हो गई जिस रेट पे इसको मार्केट में बेच रहा है, दैट इज मार्केट प्राइस। कितने यूनिट बेच रहा है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, जितनी क्वांटिटी ये सेल कर रहा है, लेट्स से ये सेल कर रहा है 500 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, 500 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो आप मेरे को बताओ, इन सारे यूनिट्स को बेच के, इन सारी कमोडिटी को सेल करके, इन सारे यूनिट्स को सेल करके कितना पैसा आ जाएगा इसके पास? तो बहुत सिंपल है, टोटल रिसीट जो होगी ना इसकी, रिसीट्स जितना भी पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड रिसीट्स। सो रिसीट्स कितनी आ जाएंगी इसके पास? सर 500 यूनिट सेल करेगा और एक यूनिट की कीमत उसने रखी है 15 रुपीज। सो दैट मीन्स उसके पास 7500 आ जाएगा आफ्टर सेलिंग ऑफ द 500 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। बताइए, सही है कैलकुलेशन? क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। हाँ जी। अच्छा, अब जितना भी पैसा रिसीव हुआ है ना, इसी इसी रिसीविंग्स को, जितना भी पैसा कमोडिटी के सारे यूनिट्स बेच के आ रहा है इसके बाद, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। इसी को हम रेवेन्यू कहते हैं, समझ आया? अच्छा, अब एक एक चीज और है, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को आमतौर पे कि सर क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज है? क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही चीज है? आंसर इज नो। प्रॉफिट अलग चीज होती है, रेवेन्यू अलग चीज होती है। जितना पैसा आप कलेक्ट करते हो ना, जितने यूनिट्स आपके पास है, सबको बेच के जितना पैसा आता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट क्या है कि जैसे मान लीजिए रेवेन्यू जो भी है आपका, रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट माइनस करते हैं ना, किसी चीज को बनाने में खर्चा भी तो किया है भाई आपने, तो ये रेवेन्यू है। लेट्स से आपका 7500 का रेवेन्यू है, लेकिन उसको बनाने में भी तो आपने खर्च किया था। बनाने में कितना खर्च किया? हर एक यूनिट पे कितना खर्च हो रहा है आपका? 12 रुपए। और आप कितने यूनिट बना के बेच रहे हो? 500। तो इसका मतलब आपने कितने रुपए खर्च किए होंगे? आपकी कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्शन की? सो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी 6000। कैसे निकाली? 500 इंटू 12, तो 6000 हो गई।
इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 1500। ये है आपका प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज डिफरेंट, रेवेन्यू इज डिफरेंट। प्रॉफिट रिफर्स टू दी डिफरेंस बिटवीन दी टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। बट रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज टोटल कलेक्शन, जितना पैसा आपके पास आ रहा है बेच के, वो आपका रेवेन्यू है। बताइए, ये क्लियर है आपको सबको? यस सर। नाइशा, अनवी? यस सर। Yes, sir. अब देखो, रेवेन्यू भी जाना है, हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। रेवेन्यू हम कह रहे हैं जी, रेवेन्यू को हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 तरह से हम रेवेन्यू को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टोटल रेवेन्यू, वन इज टोटल रेवेन्यू, देन एवरेज रेवेन्यू, और इसके बाद होता है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल। ठीक है जी। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? जितना भी पैसा आपने रिसीव किया है ना, सारी क्वांटिटी सेल करके, वो टोटल रेवेन्यू। जैसे अगर आपके पास 500 यूनिट्स था और 500 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो लेट्स से 15 रुपए के रेट पे, तो जितना पैसा आपने रिसीव किया है ना, जितना टोटल कलेक्शन है आपका, दैट इज, जैसे 7500 हमारे वाले एग्जांपल के हिसाब से था, तो 7500 इज योर टोटल रेवेन्यू। दिस इज टोटल रेवेन्यू। क्या क्या मैकेनिक्स है, क्या कैलकुलेशन का क्या तरीका है ऐसा टोटल रेवेन्यू का? बहुत सिंपल है। आप क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, वी विल गेट टोटल रेवेन्यू। समझ आया? एवरेज रेवेन्यू की बात करें, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है हर एक यूनिट बेच के आपने कितना पैसा जनरेट किया। तो बहुत सिंपल है ना, 500 बेच के आपने 7500 जनरेट किया, 500 यूनिट आपने सेल किए और सारी यूनिट बेच के 7500 आ रहा है। इसका मतलब एक यूनिट पे कितना आ रहा है? एक यूनिट पे कितना आ रहा है? तो बहुत सिंपल है, 75, if we are receiving 7500 units, sorry 7500 total revenue after selling 500 units of the output, that means हमारा जो हर एक यूनिट पे रेवेन्यू पड़ रहा है, दैट इज 15 रुपीज ओनली। समझे बात? इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट पे जो रेवेन्यू आता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। इसका क्या फॉर्मूला होता है सर? इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। जो भी टोटल रेवेन्यू है आपका, उसको हम क्वांटिटी या आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, वी गेट एवरेज रेवेन्यू। समझ आया? ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या चीज है? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल टर्म का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, रेवेन्यू आपको पता ही है, एक्स्ट्रा रिसीविंग्स। सो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के जो एक्स्ट्रा पैसा आता है ना, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे सेलर ना 500 यूनिट सेल कर रहा था और उसका जो टोटल कलेक्शन था 500 यूनिट्स पे, दैट वाज 7500 रुपीज। लेकिन जब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट और सेल करता है, जब वो सेल कर देता है 501 यूनिट, 501, तो उसका टोटल कलेक्शन कितना हो जाता है? तो उसका टोटल कलेक्शन हो जाता है लेट्स से 7580। आप मेरे को बताइए, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके उसने कितना एक्स्ट्रा पैसा जनरेट किया? एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके 80 हो रहा है ना एक एक्स्ट्रा पे। यस सर। सो ये जो 80 है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। एक यूनिट पे, एक यूनिट नहीं है, एक एक्स्ट्रा यूनिट। एक यूनिट का जो होता है वो तो एवरेज कहलाता है। एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करके जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। समझ आया सबको? ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सो रेवेन्यू क्लियर है, और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में रेवेन्यू कितने तरह का हो सकता है वो भी क्लियर है। तो देखिए, रेवेन्यू रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ये क्लियर है। 3 कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू के, टोटल, मार्जिनल, एवरेज। टोटल क्या होता है? टोटल मॉनेटरी रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल के एवरेज क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक यूनिट बेच के जो पैसा आता है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी फॉर्म का एवरेज रेवेन्यू उस फॉर्म के प्राइस के इक्वल होता है। इस पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। इस पे मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। फिर मार्जिनल रेवेन्यू भी मैंने बता दिया, एडिशनल रेवेन्यू जितना भी हम जनरेट करते हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू
कहते हैं। तो गाइज दिस इज इट, आज के एपिसोड में इतना ही। अगली क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस चैप्टर में एक और टॉपिक है, रिलेशनशिप क्या है टोटल मार्जिनल के बीच में, एवरेज और मार्जिनल के बीच में। तो ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, कितने तरह का होता है, एक ये हिस्सा है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, और फिर फाइनली इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में हम रिलेशनशिप पे बात करेंगे। ठीक है, इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। सो बस दिस इज इट, मिलते हैं अगली क्लास में और इस चैप्टर को खत्म करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? नाइशा, अनवी, स्पर्श? नो सर, क्लियर। चलिए, No, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय। Thank you, sir. बाय सर। Thank you, sir.